बता दीजिए, स्टार्ट करना हो। नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। बाबा रामदेव काफ़ी ज़्यादा संकट में फंस गए हैं और बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। आपको याद होगा कि अभी जब उनके ऊपर अवमानना का मुकदमा चल रहा था, उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई बार फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बार बार कहा कि आप माफ़ीनामा ठीक से पेश नहीं कर रहे हैं और जनता के बीच ठीक से बातें जानी चाहिए। तो क्या है बाबा रामदेव का मसला और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव जो है वो बैकफुट पर आते हुए दिखाई दी हैं। उन्होंने कई अखबारों में जो है अपने माफ़ीनामे छपवाए हैं, बड़े बड़े शब्दों में माफ़ीनामे छपे हैं। इस पर देशबंधु ने अपना आज का संपादकीय लिखा है। तो उस संपादकीय में चर्चा की गई है कि किस तरीके से बाबा रामदेव का जो प्रकरण है वो ये बताता है कि सरकार की संरक्षण में एक तरीके से कहा जाए बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़ी कंपनियां किस तरीके से आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये देश के लिए चिंता का विषय है। बाबा रामदेव का मसला सामने आ गया, लेकिन जो मसले सामने नहीं आ पाए हैं उस पर क्या होगा। तो देशबंधु ने आज के संपादकीय में जो लिखा है वो आपको सुनाते हैं। आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा कि आपकी इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है। तो देशबंधु लिखता है कि भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बुधवार 24 अप्रैल को अखबारों में एक बार फिर विज्ञापन देकर अपना माफ़ीनामा छपाया है। इस माफ़ीनामे में आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। हम विगत 22/11/2023 को बैठक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देशबंधु लिखता है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से ऐसा ही माफ़ीनामे का विज्ञापन पहले भी देश के 67 अखबारों में प्रकाशित हुआ था। ऐसी जानकारी पतंजलि की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दी थी, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने विज्ञापन के आकार पर असंतोष जताया था, क्योंकि स्वामी रामदेव की तरफ से जब अपनी दवाओं का प्रचार किया जाता रहा तो विज्ञापनों का आकार काफ़ी बड़ा होता था। लेकिन जब यह साबित हो गया कि ये विज्ञापन गलत जानकारी दे रहे थे और उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे थे, तो उस गलती के लिए माफ़ी मांगने में कहीं ना कहीं कृपणता दिखाई गई, जिस ओर अदालत ने ध्यान दिलाया। जिसके बाद स्वामी रामदेव ने अपनी कंपनी की ओर से थोड़े बड़े आकार के विज्ञापन में माफ़ी मांगी। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन में जिस तरह उनकी बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती रही है वह इस माफ़ीनामे में गायब है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये माफ़ीनामा फिर से पेश किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि रामदेव जी फिर से माफ़ीनामा छपवाइए और जिस तरीके से विज्ञापन में आपकी तस्वीर होती थी उस तरीके से अपनी तस्वीर भी इसमें प्रकाशित कीजिए। अखबार आगे लिखता है कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन प्रसारित और प्रकाशित करने के लिए रामदेव के साथ साथ केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 को लागू करने में विफलता पर केंद्र सरकार से सवाल किया है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने 2023 में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजकर औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। इसी पर अदालत ने अब कड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब अब केंद्र सरकार की ओर से आना बाकी है। वहीं अब मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जो सख्ती दिखाई है उससे ये उम्मीद बंधी है कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के इस खुले खेल पर रोक लगेगी, क्योंकि इस मैदान में रामदेव जैसे और बहुत से खिलाड़ी अब भी बाकी हैं। अखबार आगे लिखता है कि यह विडंबना ही है कि सरकार की नाक के नीचे जनता की जान को जोखिम में डाला गया, कभी आयुर्वेद के नाम पर, कभी दवाओं के नाम पर, कभी मसालों के नाम पर। स्वामी रामदेव का मामला अभी अदालत में चल ही रहा है कि इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है हांगकांग से, जहां के खाद्य नियामक प्राधिकरण सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने कहा है कि MTH के 3 मसाले, मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर, मिश्रित मसाला पाउडर और इनके साथ एवरेस्ट के फिश करी मसाला में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड है।
इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया है। इसका मतलब भारत की 2 शीर्ष मसाला बनाने वाली कंपनियां MDH और एवरेस्ट के मसालों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व शामिल हैं, ऐसी चेतावनी हांगकांग ने दी है। सिंगापुर में भी इन उत्पादों पर प्रतिबंध लग चुका है। यह खबर भारत के लिए शर्मनाक और चिंताजनक है, क्योंकि इस खबर में भारत की उन 2 कंपनियों का नाम शामिल है जिनके मसाले तकरीबन हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा 100 से ज़्यादा देशों में इन कंपनियों के मसाले बिकते हैं। ब्रांड शब्द के साथ उपभोक्ताओं का भरोसा जुड़ा होता है, इसलिए ये सवाल सेहत और स्वाद दोनों का हो तो खुले में बिकने वाली खाद्य सामग्री या मसालों को ना लेकर कुछ ज़्यादा कीमत चुकाकर उपभोक्ता जाने माने ब्रांड्स के उत्पाद खरीदता है। अगर इसमें भी मिलावट या हानिकारक तत्व निकलें तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। अखबार लिखता है कि MDH और एवरेस्ट के मसालों पर विदेशों में लगे प्रतिबंध के बाद अब भारतीय मसाला बोर्ड ने कहा है कि वह इस प्रतिबंध की जांच कर रहा है। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जांच के मकसद से देश भर से MDH और एवरेस्ट सहित पाउडर के रूप में सभी ब्रांडों के मसालों के नमूने लेने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस कवायद का क्या नतीजा निकलेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सवाल 1-2 पैकेट का नहीं, कई टन मसालों का है। यह विचारणीय है कि हांगकांग के खाद्य सुरक्षा नियामक के परीक्षण में मसालों में जो गड़बड़ी पकड़ाई वह भारत में क्यों नहीं पकड़ी जा सकी। क्या भारत और विदेशों में भेजे जाने वाले मसालों में फ़र्क होता है या हमारी जांच प्रक्रिया और हांगकांग सिंगापुर की जांच प्रक्रिया में कोई फ़र्क है। एक अहम सवाल यह भी है कि क्या इस गड़बड़ी के पीछे कोई कारोबारी प्रतिद्वंद्विता या साजिश का कोण भी शामिल है, क्योंकि कई बार कारोबार में आगे निकलने के लिए दूसरी कंपनी के उन्हीं उत्पादों में गड़बड़ी दिखाई जाती है। करीब 12 साल पहले भारत में मैगी नूडल्स में मिलावट की खबरें एकाएक आई थीं, जिससे उसके कारोबार पर काफ़ी फ़र्क पड़ा था। हाल ही में खबर आई थी कि नेस्ले कंपनी जो बेबी फूड यानी शिशुओं के खाद्य सामग्री बेचती है उसमें चीनी मिली होती है। सरकार अब इसकी जांच कर रही है, क्योंकि बेबी फूड में चीनी से शिशुओं की सेहत पर असर पड़ता है। आखिर में अखबार लिखता है कि खाद्य सामग्री में मिलावट की बात हो या दवाओं के नाम पर जनता को गुमराह करने का मुद्दा हो, इन खबरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जैसे जहरीली शराब या नकली दवाओं से सीधे जान पर खतरा दिखता है, यह भी वैसा ही है। फ़र्क इतना ही है कि इसमें नुकसान का पता देर से चलता है। सरकार और अदालतें तो इस मामले में सख्ती दिखाई रही हैं, लेकिन अब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो आपने हमारा ये पॉडकास्ट सुना और आप बताइए कि इस पूरी मसले पर आपकी क्या राय है। कमेंट जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और ये बताइएगा कि आगे आप किन मुद्दों पर हमसे किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।